ईटी नाउ स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज दालमिया अब हमारे साथ मौजूद हैं। निकुंज सर, गुड आफ्टरनून। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रीदर आप हमारे साथ वापस लौटे। होप यू आर डूइंग रियली वेल हेल्थ वाइज। सर, आपके एब्सेंस में व्यूअर्स ने आपके इस खास सेगमेंट को बहुत मिस किया। सर, पिछले दिनों एफआईएस की एक्टिविटी के साथ शुरुआत करना चाहूँगी। खरीदारी वापस लौटी, रिजल्ट सीजन भी ठीक ठाक नजर आ रहा है और टैरिफ टेंशन्स भी मानो कम हो रहे हैं। बावजूद इसके लास्ट वीक मार्केट ने गिरावट झेली। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या एडवाइस इस वक्त देंगे आप? एक पुरानी कहावत है, पता नहीं ये किसने बनाई थी, कि इन द मंथ ऑफ मई सेल एंड गो अवे। इसका मतलब ये होता है जी, मई आता है, मार्केट में माल बेचो, घर चले जाओ। मेरा मानना है कि इस बार मई में अगर आप माल नहीं बेचेंगे तो बेटर है। देखिए, इस मार्केट के अंदर एक जो ओवरसोल्ड कंडीशंस थी जिसकी हम बात कर रहे थे तकरीबन 3-3.5 हफ्ते पहले, वो मुझे लगता है कि अभी तो नहीं है वो। मगर मार्केट के अंदर एक मैं रुख की बात करूँ तो मार्केट के अंदर इस समय 4 फैक्टर्स एट प्ले हैं। नंबर 1, टैरिफ को लेकर के 90 दिन की विंडो मिल गई है। तो अब 90 दिन तक इस मार्केट के अंदर एक सुरक्षा कवच है जिसके अंदर 1 महीना भी खत्म हुआ है, 2 महीने बचे हैं। तो टाइम के हिसाब से आपको पता है अगले 90 दिन तक ग्लोबली न्यूज़ बेटर ही होगी, खराब नहीं होगी, बिकॉज अब पीक ऑफ बैड न्यूज़ टैरिफ पे आ चुकी है। दूसरी, एफआईज वापस आ रहे हैं। ये मैं एकदम भी आश्चर्यचकित नहीं हूँ, मगर मैं आश्चर्यचकित इस बात को लेकर के हूँ कि थर्सडे का आंकड़ा, फ्राइडे का आंकड़ा अगर हम देखें और आज का भी आंकड़ा लगता है पॉजिटिव ही आएगा, तो जो एफआई की बाइंग है वह इतनी ज़बरदस्त होने के बावजूद मार्केट में उछाल इतना ज़बरदस्त क्यों नहीं है। एक अच्छी बात और ये कि इस मार्केट के अंदर अभी कोई बड़ा सेलर नहीं है। एफआई बेच नहीं रहा है, डीआई खरीद रहा है, आईपीओज आ नहीं रहे हैं, प्रमोटर के ब्लॉक्स नहीं आ रहे हैं। तो जो भी नई पूंजी मार्केट में आ रही है वो सीधा एग्जिस्टिंग स्टॉक्स में जा रही है, जो कि एग्जिस्टिंग शेयरों को ऊपर कर रही हैं। और अर्निंग्स की जहाँ तक बात है तो अर्निंग सीजन को लेकर के कोई बहुत दमखम तो नहीं दिख रहा है, मगर नतीजे बैंक्स में बुरे नहीं हैं। रिलायंस के नतीजे ठीक ठाक थे, आईटी के नतीजे सबको पता था ख़राब हैं। कुछ नतीजों को लेकर के लग तो रहा है कि अर्निंग्स जो हो रही है पर रिकवरी हो रही है। मगर जो आगे का सबसे बड़ा रुख रहेगा वह रहेगा कि अभी तक तो हमने जो यूएस में नतीजे देखे हैं वह पिछले तिमाही के थे। टैरिफ का इम्पैक्ट यूएस इकॉनमी में इस तिमाही में आएगा। तो यूएस मार्केट को लेकर के मैं चिंतित था, चिंतित हूँ और चिंतित रहूँगा। ठीक है निकुंज सर, नमस्ते। आई होप आपकी तबीयत अब काफ़ी ठीक होगी। ये मेरे को ज़रा बताइएगा कि जो पहलगाम में घटना हुई है वो काफ़ी हद तक डिस्काउंटेड है मार्केट्स के अंदर या फिर डिस्काउंट होना बाकी है, और अगर डिस्काउंट होगी भी तो कैसे होगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या कुछ भी नहीं? देखिए, मार्केट के अंदर कोई बड़ा पैनिक रिएक्शन तो देखने को नहीं मिला है। अगर हम पुरानी इंस्टेंसेस को की अगर बात करें कि मार्केट में किस प्रकार का रिएक्शन हुआ था जब पुलवामा में अटैक हुआ था या जब उरी को लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक इंडिया में हुई थी, आई थिंक 2019 की बात है। उस समय मार्केट ज़बरदस्त गिरा था जब ये पता लगा था कि एक ऐसी स्ट्राइक हुई है। तो मार्केट के अंदर कोई बहुत बड़ा पैनिक रिएक्शन नहीं है। और मज़े की बात यह कि डिम्पी एफआई उस समय वापस आ रहे हैं जबकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स वापस आ रही हैं। इंडिया प्रीमियम नहीं बढ़ा है, इंडिया की बॉन्ड यील्ड्स नहीं बढ़ी हैं। तो मार्केट, हालांकि ये जो अटैक्स कश्मीर में हुए हैं उसको लेकर के चिंतित जरूर है, केयरफुल जरूर है, मगर मुझे नहीं लगता है कि मार्केट की जो ट्रेजेक्ट्री है उसकी वजह से चेंज होने वाली है। मार्केट का मानना है कि एक बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल पर भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा, मगर मुंह तोड़ जवाब जो होगा वह इकॉनमी के इम्पैक्ट, इकॉनमी की कॉस्ट पर नहीं आएगा। देखिए, अक्सर जब युद्ध होता है, जैसे रशिया यूक्रेन में वो युद्ध हुआ, तो पूरे के पूरे ग्लोबल डायनेमिक्स चेंज हो गए, इन्फ्लेशन को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, तेल को लेकर के। जब इंडिया मुंह तोड़ जवाब देगा, जो कि देना पड़ेगा, जो कि देंगे ही, तो उसको लेकर के मुझे नहीं लगता है कि इकोनॉमिक डायनामिक्स में कुछ चेंज आएगा। थोड़ी बहुत हो सकता है कि आप बॉन्ड्स में हरकत देख सके, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी मार्केट में आप देख सकते हैं, मगर फ्रॉम एन मार्केट स्टैंड पॉइंट आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग विच कुड बी अ 5% और अ 10% स्विंग इवेंट। ठीक है निकुंज सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। अच्छा लग रहा है आपको काफ़ी दिनों के बाद ऑन एयर देखकर। उम्मीद करते हैं स्वास्थ्य बेहतर होगा आपका। सर, आपने कहा कि ये 90 दिनों का सुरक्षा कवच मिल गया है बाजार को। आपको क्या लग रहा है कि ये मतलब जब तक 90 दिन बीत नहीं जाते हैं थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए बाजार में, या फिर फंडामेंटल्स इतने अच्छे हैं भारत के कि ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है? और दूसरी चीज़, रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है, तमाम बड़ी कंपनी नतीजे आ गए हैं, आपकी बड़ी बारीक नज़र भी रहती है सारे फंडामेंटल्स पर और नंबर्स पे। आपको किसने सरप्राइज़ किया सबसे ज़्यादा अपने नतीजों से?
देखिए कोई बहुत ये तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि बहुत मज़ेदार कोई नंबर आया है। पिछले हफ्ते जब मैं गया था, मैं आईटी की बात कर रहे थे, मेरा मानना था कि ये HCL टेक और यूरोपियन आईटी कंपनीज़ में नज़र रखिए, बिकॉज उनके अंदर गिरावट नहीं आएगी। तो HCL टेक और आईटी में हमने देखा कि काफ़ी उस समय अंडर ओनरशिप थी, तो जो कि अब ठीक हो गई है। मुझे लगता है कि यह एक फैक्टर एट प्ले है कि बैंक्स इस समय वेल डिस्कवर्ड और वेल ओन्ड हैं, तो बैंक्स के अंदर मुझे लगता है कि इस समय मार्केट आउट परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। रिलायंस के नतीजे बहुत अच्छे नहीं थे, मगर रिलायंस ने मैसिवली अंडर परफॉर्म करा है। और रिलायंस के अगर आप ओल्ड इकोनॉमी बिजनेस को हटा दें, स्पेशली रिटेल, और अगर उसके डिजिटल बिजनेस को आप देखें, तो नंबर इतने ख़राब नहीं थे। रिलायंस का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। रिलायंस इस साल निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक साल मतलब मैं 52 वीक की चेंज की बात करता हूँ, और मुझे लगता है कि अब रिलायंस का समय आ चुका है कि वह एक अंडर परफॉर्मेंस से मार्केट परफॉर्मेंस पे आ जाए। तो उसको मार्केट परफॉर्मर बनने के लिए जो अंडर परफॉर्मेंस है उसको करेक्ट करना पड़ेगा। तो मिसाल के तौर पर निफ्टी का एक साल का चेंज देखते हैं। आइए देखते हैं निफ्टी का एक साल का चेंज क्या है और रिलायंस का एक साल का चेंज क्या है, और निफ्टी का 3 साल का चेंज क्या है, और निफ्टी का रिलायंस का 3 साल का चेंज क्या है। आइए देखते हैं। देखिए रिलायंस ने पिछले एक साल में 7% का इजाफा करा है। अब निफ्टी देखते हैं, नहीं निफ्टी ने, रिलायंस देखते हैं। रिलायंस 6% नीचे है। अब 3 साल का ग्राफ देखते हैं रिलायंस का। देखिए 3 साल का ग्राफ आ रहा है, अभी आ जाएगा, थोड़ा समय लगता है हमें। तो 3 साल के अंदर तो जाहिर सी बात है कि अंडर परफॉर्मेंस और बड़ा ही रहा होगा। है आपके पास डेटा कि मैं आगे बढ़ूँ? चलिए 36% रिलायंस 3 साल में बढ़ा है, और निफ्टी 36% से ज़्यादा ही बढ़ा है, इतना तो मैं जानता हूँ 3 साल की रिटर्न की अगर हम बात करें। तो मेरा ये मानना है कि ये जो अंडर परफॉर्मेंस है ये रिलायंस कवर अप करेगा, बिकॉज रिलायंस विल नाउ मूव फ्रॉम एन अंडर परफॉर्मर टू आउट परफॉर्मर। तो आप अगर कोई रेस में पीछे रह जाते हैं और आपको अगर निफ्टी के या आपको लीडर के साथ अगर आपको आगे आना है या उसके साथ चलना है, तो आप में अचानक आउट परफॉर्मेंस आता है। तो एक रिलायंस को अंडर परफॉर्मर से परफॉर्मर बनने के लिए कुछ दिन तक आउट परफॉर्मर बनना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि रिलायंस में वह हो सकता है। इसके अंदर में जियो को भी ऐड बैक अगर कर दूँ, डिम्पी और अभिषेक, जिसका 250 रुपये 250 रुपये का भाव है, तो भी रिलायंस काफ़ी मैसिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एक ये बड़ी ट्रेड मुझे दिखती है। दूसरी ट्रेड जो इस बाज़ार में मुझे दिख रही है वह अगेन पावर स्टॉक्स। मैं काफ़ी समय से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है सेफ़ हैं, उनका टैरिफ में उनका कुछ असर नहीं पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता है कि टैरिफ को लेकर के वहाँ कोई चिंता है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, टाटा पावर का मैं एक अर्निंग स्टेटमेंट देख रहा था जो एक्सचेंज पर उन्होंने दिया है, अपडेट स्टेटमेंट, कि दे आर नेगोशिएटिंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर मोर PLIs, जो कि रुक गए थे। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे न्यूज़ अब अच्छी आने वाली है पावर सेक्टर और PLIs को देख करके। वो एक थीम मुझे लगता है कि उसके अंदर इस समय आपको ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है इस समय कि ऑटो डिस्पैच नंबर्स इतने बुरे नहीं रहे हैं, तो वहाँ पर ज़रूर नज़र रखिए। हम बात कर रहे हैं कि इस साल क्रॉप अच्छी रहेगी, राबी अच्छी थी, खारिफ भी अच्छी है, मानसून अच्छा है, तो एक किसी समय में अर्बन फेसिंग FMCG कंपनी उस पर नज़र रखिए। फिर कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स कहीं नहीं गए, कंस्ट्रक्शन स्टॉक से इकॉनमी वापस आती है तो उसके अंदर नज़र रखनी चाहिए। क्रूड गिर चुका है, कोयला गिर चुका है, सीमेंट में नज़र रखिए बिकॉज प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है। तो मार्केट में आइडियाज़ काफ़ी हैं इस समय। बिल्कुल आइडियाज़ काफ़ी। और निकुंज सर, रिलायंस 36% जिसके सामने ऑलमोस्ट 48 to 50% निफ्टी पिछले 3 साल में, जैसे कि आप बता रहे थे। तो आप 12-13% अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इन नतीजों के बाद रिलायंस अंडर परफॉर्मर से मार्केट परफॉर्मर आ जाएगा, पर मार्केट परफॉर्मर बनने के लिए उसको पहले तो आउट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो जो आउट परफॉर्मेंस आज आप देख रहे हैं, मार्केट में 5% ऊपर था रिलायंस, 5 ही है ना जी। तो ये अगले कुछ समय के लिए, कुछ थोड़े समय के लिए रिलायंस हैज़ टू कैच अप विद द निफ्टी एवरेज फॉर नेक्स्ट 3 years। करेक्ट। तो एक लार्ज कैप स्टॉक क्या करता है मानसी, आउट परफॉर्म, अंडर परफॉर्म या मार्केट परफॉर्म। तो रिलायंस अंडर परफॉर्मर से परफॉर्मर आ रहा है, आईटी आउट परफॉर्मर से इस समय अंडर परफॉर्मर है। बैंक्स मुझे लगता है आउट परफॉर्मर से मार्केट परफॉर्मर हो जाएंगे, मुझे जो लगता है। ओके, दैट्स अ गुड टेक। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से बाजार पर अपनी राय देने के लिए। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, एज निकुंज सर सेज, वेल डिस्कवर्ड, वेल ओन्ड है। और आज के सत्र में भी अगर आप देखेंगे जो स्पेसेस, वैसे तो आईटी को छोड़कर हर क्षेत्र में अच्छा खासा एक्शन है, लेकिन सबसे आगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स खड़े हैं अच्छी खासी मजबूती के साथ। लार्जर बैंक्स हैं और साथ ही स्मॉलर बैंक्स भी। इनफैक्ट मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करेंगे तो उसमें भी बैंक्स से जुड़े ICICI
बैंक, SBI, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स है जहां पर करीब 1.5 से 2%, 2.5% तक की इवन तेजी देखने को मिल रही है। साथ ही इसी लिस्ट में रिलायंस और L&T को भी शामिल करना होगा। ऑन दी फ्लिप साइड HCL टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट, HUL जैसे काउंटर्स है जहां पर हम बिकवाली का दबाव देख रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल इस वक्त काफी मजबूत, IT ने ली है बैक सीट। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, चल लौटेंगे, आप बने रहें।